नमस्कार साथियों, प्रगति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपने राजस्थान के इतिहास के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, तो राजस्थान के इतिहास में राव रतन सिंह के बाद आगे जो शासक हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो शासक होगा वो राणा हमीर। आज राणा हमीर के बारे में अपने पढ़ेंगे। इससे पहले कि राव रतन सिंह का जो चित्तौड़ का जब युद्ध हुआ तो 1301 में 26 अगस्त 1303 को जो युद्ध हुआ राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, उस युद्ध में ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा माना जाता है। ये कंसेप्ट आप नोट करना वहाँ चित्तौड़ युद्ध में। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, चित्तौड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा, राजस्थान का दूसरा शाखा। आज अपने अब विस्तार से जो चर्चा करेंगे राणा दूसरा शाखा, राणा हमीर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कंसेप्ट आप पे जो चित्तौड़ युद्ध करवाया है वहाँ नोट कर लेना कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का ये दूसरा शाखा बताया जाता है। हेडिंग डालिए राणा हमीर। देखो, राणा हमीर का जो कालक्रम जो मिलता है, राणा हमीर का कालक्रम 1326 से 1364 ईस्वी के मध्य मिलता है। तो राणा हमीर, देखो राणा जो हमीर है, राणा हमीर का कालक्रम 1326 से 1364 ईस्वी। इससे पहले रतन सिंह शासक था। रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने हरा के चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था और अपने पुत्र के खिजर खान के नाम पर खिजराबाद रखा था। उसके बाद खिजर खान ने ये जो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है वो मालदेव को दे दिया था। तो ऐसा बताया जाता है जो हमीर है, हमीर ने मालदेव सोनगरा चौहान को, मुछाला मालदेव है या मालदेव सोनगरा चौहान है, मालदेव सोनगरा वह चित्तौड़ का जो शासक था देसा, वह चित्तौड़ शासक है, चित्तौड़ शासक है जेसा को हराकर और यहाँ अब सिसोदिया वंश की नींव डालेगा राणा हमीर। तो शाखा को हराकर सिसोदिया वंश की नींव डाल देता है। अब ये कंसेप्ट जो राणा हमीर की जो मेन कंसेप्ट है वो नोट करना। ये तो मालदेव सोनगरा और चित्तौड़ के शासक जैसा को हरा दिया इन्होंने। तो मेन जो कंसेप्ट है ये है 1326 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में राणा हमीर ने मेवाड़ में गोयलों की सिसोदिया शाखा की नींव डाली। सिसोदिया शाखा की नींव डाली। तो ये जो शासक नींव डालता है उसे संस्थापक कहा जाता है। तो राणा हमीर को सिसोदिया शाखा का संस्थापक कहा जाता है। सिसोदिया शाखा का संस्थापक इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसलिए ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। एक मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहा जाता है। भामाशाह ने ऐसा बताया जाता है काफी दान दिया था उस समय। तो
मेवाड़ का उदाहरण दूसरा भामाशाह को भी कहा जाता है। दो कंसेप्ट हो गए कि 1326 ईस्वी में तो मेवाड़ में गुहिलों की सिसोदिया शाखा की नींव किसने डाली, तो राणा हमीर ने डाली। और दूसरा सिसोदिया का शाखा नींव डालेगा वो क्या कहलाएगा, संस्थापक कहलाएगा। सिसोदिया शाखा का संस्थापक है, इसलिए इसे राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक बताया जाता है। ये जो सिसोदिया वंश, इसका नाम क्यों पड़ता है, ऐसा बताया जाता है ये शाखा सिसोदा ग्राम से निकली हुई है। ये जो शाखा है, ये शाखा सिसोदा ग्राम से निकली, सिसोदा ग्राम से निकली, इसलिए सिसोदिया कहलाई, इसलिए सिसोदिया कहलाई। सिसोदिया कहलाई। ये राणा हमीर के बारे में कंसेप्ट मिलते हैं। 1326 में हमीर ने मेवाड़ में गुहिलों की सिसोदिया शाखा की नींव डाल दी है। सिसोदिया शाखा का ये संस्थापक, इसलिए इसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। इसके बाद ये कंसेप्ट मिलता है कि जो शाखा जो थी सिसोदा ग्राम से निकली, इसलिए इन्हें ये सिसोदिया कहलाई। आगे देखो, आगे राणा हमीर का एक कंसेप्ट ये मिलता है, राणा हमीर की जो उपाधियां हैं, उपाधियां देखो किसने इन्हें क्या क्या कहा राणा हमीर को। उपाधियों में राणा हमीर की उपाधियां नोट करो। उपाधि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा के काल में लिखी गई। महाराणा कुंभा के काल में ये जो प्रशस्ति लिखी गई, इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ये अत्रिपुत्र महेश ने लिखी थी। ये प्रशस्ति अत्रिपुत्र महेश के द्वारा लिखी हुई है। अत्रिपुत्र महेश द्वारा लिखी गई, महाराणा कुंभा के काल में लिखी गई थी। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, तो इसे विषम घाटी पंचानन कहा। विषम घाटी पंचानन कहा। तो महाराणा कुंभा के काल में जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई अत्रिपुत्र महेश द्वारा, उसमें इन्हें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। विषम घाटी पंचानन का अर्थ है कि विकट परिस्थितियों में जो शेर की तरह सामना करे, तो उसे विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। दूसरा, महाराणा कुंभा के द्वारा खुद के द्वारा एक रचित ग्रंथ है रसिक पीरिया। रसिक पीरिया में इन्हें वीर राजा कहा गया है। वीर राजा कहा गया। आगे का कंसेप्ट नोट करना। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार हुए, तो कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें प्रबल हिंदू राजा कहा है। प्रबल हिंदू राजा कहा। ये कंसेप्ट है राणा हमीर के मिलते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया। रसिक पीरिया में इन्हें वीर राजा कहा गया। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें प्रबल हिंदू राजा कहा। आगे देखो, अब अपने राणा हमीर के बारे में बात करते हैं। हमीर से पहले जो शासक जो थे, गुहिल वंश के जो शासक थे, वो रावल कहलाए, और हमीर के समय से और हमीर के बाद राणा या महाराणा कहलाए। तो ये कंसेप्ट भी आप नोट करो कि हमीर के समय से पहले गुहिल वंश के शासक
वंश के शासक रावल कहलाए। रावल कहलाते रतन सिंह के समय तक रावल कहलाए। और सबसे पहले मेवाड़ में जो रावल की उपाधि धारण करता है वो सेम सिंह करता है, रावल कहलाए। राणा हमीर के समय से या बाद में राणा या महाराणा कहलाए। आगे का तो कंसेप्ट है एक ये मिलता है कि राणा हमीर ने चित्तौड़ में बाण माता का मंदिर बनवाया था। चित्तौड़ दुर्ग में मंदिर है बाण माता, चित्तौड़ में बाण माता का मंदिर बनवाया। चित्तौड़ में बाण माता मंदिर बनवाया। बाण माता जो है वो मेवाड़ की कुल देवी है, मेवाड़ की कुल देवी। दूसरा एक मंदिर है इनका बाण माता का, दूसरा जो मंदिर है वो केलवाड़ा राजसमंद में है। चित्तौड़ में बाण माता का मंदिर बनवाया। देखो हमीर के समय से पहले जो घुइर वंश के शासक रावल कहलाए, और हमीर के समय या समय के बाद तो क्या कहलाएंगे, राणा या महाराणा कहलाएंगे। चित्तौड़ में इन्होंने बाण माता का मंदिर बनवाया। आगे का जो कंसेप्ट है वो आप नोट करना। इन्होंने राणा हमीर ने सिंघोली का युद्ध लड़ा, जिसमें राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। सिंघोली का युद्ध सिंघोली युद्ध हुआ। राणा हमीर वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयी राणा हमीर होंगे। तो सिंघोली के युद्ध में राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य युद्ध लड़ा गया। तो ये कंसेप्ट है राणा हमीर के बारे में मिलते हैं। अब आगे अपने इसके बाद जो शासक होगा वो चेतर सिंह होगा। तो राणा चेतर सिंह के बारे में अपने राणा चेतर सिंह या खेता के बारे में अब चर्चा करेंगे। राणा चेतर सिंह या खेता सिंह। राणा चेतर सिंह या खेता सिंह, देखो इनका कोई ज्यादा वैसे विशेष विवरण नहीं मिलता है। एक दो कंसेप्ट है इनके जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है। ऐसा बताया जाता है, एक तो राणा जो चेतर सिंह जो थे, इनकी एक दासी थी, उनके दो पुत्र हैं जिनका नाम है चाचा व मेरा। वो आगे मोगल की हत्या करेंगे। तो चेतर सिंह ने, ऐसा बताया जाता है, वैसे ये मेवाड़ है, मेवाड़ का इन्होंने काफी वैसे विस्तार किया था। इधर से अजमेर जीता, अजमेर भी जीत लिया, भीलवाड़ा जीता, हाड़ा चौहानों को इन्होंने हराया था। एक कंसेप्ट तो ये इनका इंपॉर्टेंट है, हाड़ा चौहानों को हराया। इधर मेवाड़ के नीचे मालवा जो क्षेत्र पड़ता है, तो मालवा में ऐसा बताया जाता है कि दिलावर खां नाम का शासक था। दिलावर खां को इन्होंने हराकर, चेतर सिंह या खेता सिंह ने हराकर यहाँ इस मेवाड़ और मालवा संघर्ष का आगाज कर दिया था। और इधर छप्पन का जो मैदान है, छप्पन के मैदान में भी, छप्पन का जो मैदान है इसमें भी विजय की थी इन्होंने। तो मेन जो कंसेप्ट है, आपको तीन कंसेप्ट याद रखने हैं चेतर सिंह के बारे में, वो नोट करो। एक तो कंसेप्ट ये है
कि राणा छेतर सिंह ने हाड़ा चौहानों को हराया। राणा छेतर सिंह ने हाड़ा चौहानों को हराया। इस बात की जो जानकारी मिलती है वो एकलिंगनाथ प्रशस्ति में मिलती है। एकलिंगनाथ प्रशस्ति में जानकारी। दूसरा इनका जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेवाड़ और मालवा का जो संघर्ष जो है वो इनके समय से शुरू होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेवाड़ और मालवा, मेवाड़ और मालवा का संघर्ष इनके समय से प्रारंभ हुआ। यह पूछा था कि मेवाड़ और मालवा का संघर्ष किनके समय से प्रारंभ हुआ, तो उस समय से मेवाड़ का शासक कौन था, तो इस समय मेवाड़ के शासक राणा छेतर सिंह हैं। अगला जो कंसेप्ट है, राणा छेतर सिंह की एक दासी थी, दासी का नाम है खातिन मिलता है। खातिन इनकी दासी थी, राणा छेतर सिंह की दासी का नाम खातिन। और खातिन से दो पुत्र प्राप्त होते हैं। एक का नाम मिलता है चाचा और दूसरे का नाम मिलता है मेरा। ये चाचा और मेरा आगे चल के मोकल की हत्या करेंगे। तो ये तीन कंसेप्ट छेतर सिंह के बारे में अपने को नोट करना है कि राणा छेतर सिंह ने हाड़ा चौहानों को हराया। इसकी बात की जो जानकारी जो मिलती है वो एकलिंगनाथ प्रशस्ति में मिलती है। मेवाड़ और मालवा का जो संघर्ष है वो किन के समय से प्रारंभ हुआ, तो वो राणा छेतर सिंह के समय से प्रारंभ हुआ। इनकी जो दासी थी वो खातिन थी। खातिन के दो पुत्र चाचा और मेरा, जिन्होंने मोकल की हत्या की। आगे का जो कंसेप्ट अब अपने जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो राणा लाखा है। देखो, राणा लाखा भी कितने खुशनसीब थे। एक तो उनके समय में जावर की जो खान है, जावर जो चांदी की जो खान है उदयपुर में, सीसा दस्ता व चांदी की जो खान है वो इनके समय निकलती है। राणा लाखा को आप हेडिंग डालिए। राणा जो लाखा है, इनका कालक्रम 1382 से 1421 में इनका कालक्रम मिलता है। राणा लाखा या इन्हें लक्ष्य सिंह बोलते हैं। लक्ष्य कालक्रम इनका 1382 से देखो, इनका सारा कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं एक बार। एक तो इनके समय जावर में चांदी की खान निकलेगी। तो जावर में चांदी की जो खान निकलती है, जावर में चांदी की खान निकलने से मेवाड़ की अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक जो व्यवस्था है वो सारी में उसमें सुधार हो जाता है। दूसरा कंसेप्ट इनका ये मिलता है, इन्होंने इनके समय ही राणा लाखा के समय मेवाड़ में पिछोला झील का निर्माण किया। पिछोला झील का निर्माण हुआ था। पिछोला झील का जो निर्माण जो करते हैं, एक तो बिच्छूमार और एक चिड़ियामार नामक जो बंजारे हैं वो करते हैं। राणा लाखा के समय ही नटनी का चबूतरा बना था। उसके बाद राणा लाखा के ऐसा बताया जाता है, राणा लाखा को 62 वर्ष की उम्र में और एक मारवाड़ से जो रणमल की बहन जो हंसाबाई है उनके साथ इनका विवाह आता है। तो सबसे पहला जो मेन कंसेप्ट इनका जो नोट करना आप राणा लाखा का, जावर में सीसा दस्ता व चांदी की खान निकल गई। सीसा दस्ता व चांदी की खान इनके समय
समय मिल गया, जिससे मेवाड़ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी सुधर गई थी। मेवाड़ की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ। अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ। एक कंसेप्ट तो आप ये नोट करो। उसके बाद अपने पिछोला झील के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। जावर में शीशाजस्ता व चांदी की खाल, राणा लाखा के समय। एक लाइन ये याद रखनी है आपको, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जावर में शीशा व जस्ता की जो चांदी की जो खान है वो किन के समय निकली है? वो राणा लाखा के समय निकली है। अब जो पिछोला झील है वो देखो, ये पिछोला झील है। पिछोला झील में क्या क्या कंसेप्ट है? एक तो इस झील का जो निर्माण है वो राणा लाखा के समय होता है, एक कंसेप्ट तो ये है। तो ये झील का जो निर्माण है, एक बंजारा जो बिछूमार नामक बंजारा, बिछूमार, और एक दूसरा का नाम है चिड़ियामार नामक बंजारों ने अपनी बैल की समर्थी में तो बैल की समर्थी में इन्होंने पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील के बाहर ऐसा बताया जाता है एक नटनी का चबूतरा बनाया हुआ है। देखो, नटनी का चबूतरा, ऐसा बताया जाता है कि राणा लाखा के समय एक नटनी अपना जो खेल दिखाती थी, तो वो जो नटनी जो थी वो ऐसे इधर से पोल बांध के इस रस्सी पे चलती थी। तो इस बात का जब पता राणा लाखा को चलता है तो इसके जो दरबारियों ने बताया कि ऐसे अपने यहाँ कोई नटनी है। तो राणा लाखा ने ऐसा कहा कि आप पिछोला झील को अगर पार कर जाओगे तो मैं मेवाड़ का आपको आधा राज्य दे दूंगा, मेवाड़ आपको। तो ऐसा बताया जाता है पिछोला झील पे एक पोल इधर लगाया, एक पोल इधर लगाया, और वो लगभग यहाँ तक आ चुकी थी। तब इससे पीछे से यहाँ जो राणा लाखा के जो सरदार हैं उन्होंने ये रस्सी काट दी, और ये जो नटनी जो थी इसे पिछोला जेल में ही समा जाती है। तो इसलिए राणा लाखा ने यहाँ नटनी का चबूतरा बनवाया। आगे का जो कंसेप्ट है, इस झील में दो मंदिर है, एक तो जग मंदिर है, एक जग मंदिर और जग महल है। दो ये आगे अपने चर्चा करेंगे जग महल और जग मंदिर की। तो ये कंसेप्ट आप नोट करना। दूसरा जो कंसेप्ट है राणा लाखा के बारे में, पिछोला झील का निर्माण। बिछूमार वह चिड़ियामार नामक बंजारे ने अपने बैल की समर्थी में करवाया, और ये निर्माण हुआ राणा लाखा के समय। इस झील का पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय हुआ। अगला कंसेप्ट है नटनी का चबूतरा बनवाया राणा लाखा ने। नटनी का चबूतरा बनवाया। नटनी का नाम था गुलकी नाम था नटनी का। नटनी का चबूतरा बनवाया पिछोला झील में। उसके बाद आगे देखो, अब राणा लाखा का अपने करवाते हैं विवाह। विवाह में देखो आप, इधर तो है मेवाड़,
और इधर है मारवाड़। मेवाड़ का इस समय शासक है राणा लाखा। राणा लाखा। राणा लाखा के पुत्र का नाम एक का राउत। आप इसको राणा लाखा के कुंवर चुंडा, एक पुत्र तो कुंवर चुंडा, राणा नहीं लगा सकते आप इनके, क्योंकि ये राजा नहीं बने थे। कुंवर चुंडा। दूसरे का नाम था राघव। ये राघव चेतन नहीं है, दूसरे ये राणा लाखा का पुत्र है राघव। इधर देखो मारवाड़ में इस समय शासक है राव चुंडा। राव है चुंडा। इनकी पत्नी का जो नाम है किशोरी देवी। राव चुंडा की जो पत्नी किशोरी देवी। देखो ये जो राव चुंडा और किशोरी देवी, इनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसका तो नाम मिलता है काना। दूसरी जो इनकी राव चुंडा की जो रानी थी, उनके पुत्र का नाम रणमल। ये देश पुत्र था रणमल इनका, रणमल। और इसकी भाई जो बहन जो थी हंसाबाई। हंसाबाई। अब ये देखो, ये जो राव चुंडा है, इन राव चुंडा ने अपनी जो ये पीढ़ी जो रानी किशोरी देवी, ये जो मंडोर जो दुर्ग है, मंडोर दुर्ग किशोरी देवी दहेज में लेके आई थी, ऐसा बताया जाता है। तो अपनी पीढ़ी रानी किशोरी देवी के प्रभाव में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को यहाँ राजा नहीं बनाकर इसे काना को राजा बना देता है। तब ये रणमल नाराज होकर और कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा राणा लाखा के पास। अपनी बहन हंसाबाई का नारियल लेके आता है, ये हंसाबाई को साथ ही लेके आता है। तो उस समय ये जो रिश्ता तो लेके आया था रणमल कुंवर चुंडा का, पर कुंवर चुंडा उस समय बाहर गए हुए थे, दरबार में राणा लाखा बैठे थे। तो राणा लाखा को ये ले जाके रणमल नारियल देता है। तो राणा लाखा ने कहा कि आप मेरी वृद्ध अवस्था में मजाक बना रहे हो। 62 वर्ष की उम्र का था राणा लाखा, और ये हंसाबाई थी 17 साल की। अब इस बात का जब पता चलता है कुंवर चुंडा को, तो कुंवर चुंडा ने रणमल को मना कर दिया कि मैं आपके हंसाबाई के साथ विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मेरे पिताजी को नारियल दे दिया। तो ऐसा बताया जाता है। तो राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह इस शर्त पर रणमल करता है कि आप इन दोनों से जो पुत्र जो उत्पन्न होगा वो अगला मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। तब ऐसा बताया जाता है कुंवर चुंडा ने उस समय ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। तो इस प्रतिज्ञा के कारण से कुंवर चुंडा को मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। तो राणा लाखा देखो कितने खुशनसीब हैं, 62 वर्ष की उम्र में ये 17 साल की जो कन्या हंसाबाई है, इनके साथ इनकी शादी हो जाती है। तो ये कंसेप्ट आप नोट करना। ये कंसेप्ट है, आप नोट करना। राणा लाखा की पत्नी जो थी हंसाबाई, पत्नी हंसाबाई, जो मारवाड़ के शासक के रणमल की बहन थी, मारवाड़ के शासक के रणमल की बहन, रणमल की बहन कुंवर चुंडा को, कुंवर चुंडा को कुंवर चुंडा को मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का विषम पितामह। आगे चल के राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम है मोकल। तो पुत्र इनसे होगा वो मोकल होगा।
ये देखो राणा लाखा के बारे में, अपने राणा लाखा के बारे में ये कंसेप्ट है सारे। ये राणा लाखा के बारे में कंसेप्ट मिलता है। अब अपने एक और आप नोट कर लेना, एक तो जोटिंग भट्ट था, एक धनवेश्वर भट्ट था। इनके जो दरबार में दरबारी कवि थे, जोटिंग भट्ट और धनवेश्वर भट्ट। राणा लाखा के दरबारी कवि जोटिंग भट्ट और वह धनवेश्वर भट्ट। अब आप हेडिंग डालिए राणा मोकल। महाराणा मोकल जो है, इनका कोई ज्यादा विशेष कंसेप्ट नहीं है। इनका कालक्रम में महाराणा मोकल का, राणा जो मोकल हैं कालक्रम इनका 1421 से 1433। राणा मोकल, देखो बेसिक जानकारी अपनी ले ली। पिता का जो नाम है आप सीधा नोट कर सकते हो, पिता आपको पता है, माता आपको पता है, राणा मोकल की माता हंसाबाई, पिता लाखा, राणा लाखा। इनकी जो पत्नी जो थी वो सौभाग्य देवी थी। पत्नी का नाम, पत्नी सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी। अब इनसे मोकल से और सौभाग्य देवी से जो पुत्र प्राप्त होगा वो महाराणा कुंभा होगा, जो है कि मेवाड़ का प्रतापी शासक बनेगा आगे चल के। तो पुत्र का आप नाम लिख सकते हो, पुत्र है महाराणा कुंभा। इनका कोई विशेष ज्यादा विवरण नहीं है, मोकल का एक कंसेप्ट है वो आप देखो। पिता का नाम राणा लाखा, माता हंसाबाई, पत्नी सौभाग्य देवी और पुत्र है महाराणा कुंभा। एक तो मालवा के जो शासक थे, सामंत सिंह के समय आए थे मालवा के शासक, तो भोज ने एक मंदिर बनवाया जिसे बौद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसे इसका जो पुनर्निर्माण का जो मंदिर का, बौद्ध मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएगा मोकल, जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता है। चित्तौड़ में है, चित्तौड़ दुर्ग में बनवाया था उसने। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर या बौद्ध मंदिर, ये जो बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, ये जो अपने शासक थे सामंत सिंह, उस समय जब मालवा के जो परमार वंश के शासक राजा मूंद ने आक्रमण किया, उस समय उसके बाद इनका परमारों का एक भोज राजा हुआ जिसने बनवाया था ये त्रिभुवन मंदिर, बौद्ध मंदिर। उसका इनका चित्तौड़ दुर्ग में है ये। इसका पुनर्निर्माण करवाया, पुनः निर्माण करवाया मोकल ने, पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया, मोकल ने करवा दिया। और जब मोकल ने अपने इसका पुनर्निर्माण करवाया तो इसका नाम पड़ गया मोकल मंदिर या समिधेश्वर मंदिर, मोकल मंदिर या समिधेश्वर मंदिर। ये पूछ सकता आपसे समिधेश्वर मंदिर कहाँ है, तो चित्तौड़ दुर्ग में है, मोकल मंदिर या समिधेश्वर मंदिर। एक तो ये कंसेप्ट है राणा मोकल का। त्रिभुवन नारायण मंदिर जो भोज ने बनवाया था, भोज मंदिर जो था, इसका पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया। मोकल मंदिर के नाम से जाना गया, आगे चल के ये समिधेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया। ये शिव जी का मंदिर है, चित्तौड़ दुर्ग में है। उसके बाद एक
आगे का जो राणा वोकल का जो कंसेप्ट है वो आप देखो। झिलवाड़ अभियान, झिलवाड़ जो अभियान है 1433 का बताया जाता है, झिलवाड़ अभियान। इसमें कुछ याद नहीं रखना आपको। झिलवाड़ अभियान है, झिलवाड़ जो जगह है वो है गुजरात में। झिलवाड़ अभियान जो है, झिलवाड़ जो जगह है गुजरात में है। 1433 ईस्वी में ऐसा बताया जाता है। झिलवाड़ अभियान क्या था देखो, मेवाड़ में इनका राणा वोकल का इस समय शासन बताया जाता है। तो ये कुछ जो गुजरात का जो क्षेत्र था उसको विजय करना चाहते थे, और इस विजय के उपलक्ष्य में विजय करने के लिए गए हुए थे झिलवाड़ नामक जगह पे। ऐसा बताया जाता है चाचा मेरा जो खातिन के पुत्र हैं, राणा लाखा की जो दासी पुत्र है, चाचा मेरा सॉरी चाचा और मेरा और महपा कुंवर, महपा कुंवर, इन्होंने ऐसा बताया जाता है चाचा मेरा और महपा कुंवर ने झिलवाड़ अभियान में यहाँ इनकी मृत्यु राणा वोकल की हत्या कर दी थी। तीनों ने मिलकर, चाचा मेरा और महपा कुंवर ने, खातिन के पुत्र थे खातिन, महपा कुंवर इनका प्रमुख सहयोगी था। तो राणा वोकल की हत्या यहाँ 1433 में झिलवाड़ अभियान के दौरान हो जाती है। तो अब इनके जो दरबारी कवि है राणा वोकल के, वो और देख लो आप। दरबारी कवि योगेश्वर भट्ट, एक तो योगेश्वर भट्ट था। दूसरा जो दरबारी कवि इनका जो मिलता है वो विष्णु भट्ट मिलता है। तो ये कंसेप्ट है राणा वोकल के बारे में। झिलवाड़ अभियान में 1433 में जो खातिन है, इनकी जो खातिन जो दासी पुत्र थी खेता की या छेतर सिंह की जो दासी थी खातिन की ये चाचा और मेरा दो पुत्र थे, और इनका प्रमुख सहयोगी महपा कुंवर, इनकी जो हत्या राणा वोकल की हत्या कर देते हैं। दरबारी की इनकी योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट मिलते हैं। अब अपने कल जो चर्चा करेंगे वो महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा बताया जाता है जब ये हत्या की गई थी इस समय महाराणा कुंभा भी यहीं थे, और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि महाराणा कुंभा यहाँ से ही भाग निकलते हैं। और ये सारा जो कंसेप्ट है कल अपने आगे की क्लास में चर्चा करेंगे।